जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है ऑल अबाउट बायोलॉजी के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से सेशंस लगातार चल रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने जियोग्राफी के सेशन चलाए थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा सेशन रहने वाला बायोलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि सभी जानते हैं जीएस में भी आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों पूछता है। तो बायोलॉजी थोड़ा यूज पोर्शन हो जाता है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि आपका एग्जाम आने तक उससे पहले ही बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक एक प्रैक्टिस सेट आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का, वो 3 टॉपिक है, एक ही में मिक्स करके हमने वीडियो बनाया है। 3 टॉपिक है जिनसे पिछले कुछ सालों से लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो तीनों चैप्टर जो है वो आपका है, पहला कौन सा है? रोग तथा निवारण। रोग और उसका निवारण चैप्टर है, इसमें आपको सभी रोगों के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है वो ग्रंथि तथा हार्मोन। ग्रंथि तथा हार्मोन। तीसरा जो है वो है पोषण। पोषण। इन तीनों चैप्टर का हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है। तो अगर आपको इस वीडियो में, अगर वैसे तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ लगता है जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये अगर पूरा हम समझाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको बेसिक समझना है तो वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, वहाँ पर जाके 1 घंटे मात्र में आप सारे चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई गई है। तो रोग निवारण, ग्रंथि, हार्मोन और पोषण। रोग तथा निवारण में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से रोग किससे किससे होते हैं। जैसे मुख्यतः 4 ऑर्गेनिज्म हैं जो रोग का कारण बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, फंजाई से कौन कौन से रोग होते हैं, और फंजाई को आप कवक भी बोलते हैं, और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, उनका क्या निवारण है, और उनके लिए कोई अगर विशेष वैक्सीन बनाई गई है तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरा आता है ग्रंथि और हार्मोन। तो कौन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, कौन सी ग्रंथि, कुछ ग्रंथियां का स्पेशल स्पेस पूछता है कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इस ग्रंथि का वो बताइए, स्पेस बताइए कि कहाँ ये स्थित होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो गया तो कौन सा रोग कॉज करेगा, अगर कम मात्रा में सीक्रेट हुआ तब कौन सा बीमारी कॉज करेगा। ये सब आपको पढ़ना है ग्रंथि और हार्मोन में। तीसरा आता है पोषण। पोषण में आपको पढ़ना है पोषण। देखिए 4 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, 4 से 5, मुख्यतः 4 से 5 होते हैं, वैसे तो होते बहुत सारे हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? पहला होता है प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा फैट, और 5वां हो गया आपका मिनरल। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर वसा, और मिनरल जिसको खनिज लवण भी आप कहते हैं। प्रोटीन का कौन कौन सा सोर्स होता है ये सब रट लीजिएगा, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और मिनरल्स का। अब प्रोटीन की, विटामिन के बारे में तो सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत ही शानदार ट्रिक ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी बताया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फिर प्रोटीन में कि कौन सा रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। आपको रोग का नाम दे देगा, फिर पूछेगा ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया ओवरव्यू। पढ़ना क्या था, इस पूरे प्रैक्टिस शीट में आपको किस किस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको रोग तथा निवारण के, ग्रंथि और हार्मोन के, और पोषण से मिलेंगे। सबसे पहले ग्रंथि वाला पोर्शन कुछ हम कवर कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन किसे कहते हैं। तो ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। ग्रंथि क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह होता है जो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ग्रंथि कुछ नहीं है, जैसे बाकी सब शरीर में संरचनाएं होती है वैसे ग्रंथि भी होती है, कुछ स्पेशल नहीं है।
इसका कार्य स्पेशल है। इसका कार्य इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हमारी बॉडी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स या फिर जो कुछ भी आप फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, रोने का मन करता है, हंसने का मन करता है, या फिर कुछ भी फीलिंग से रिलेटेड होता है, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, केमिकल एक्टिविटी हो गई, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, वो सारा का सारा कौन डिटरमाइन करता है? हार्मोन डिटरमाइन करता है। अगर हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो गया तो आप निर्जीव की तरह बिहेव करने लगेंगे, आपके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं रहेंगे। तो हार्मोन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक तत्व, केमिकल सब्सटेंस होता है। बहुत सारे प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि ग्रंथियों से निकलते हैं। अब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं वो भी देख लीजिए। ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में इनका जो हार्मोन होता है वो किसी नलिका के द्वारा किसी स्पेशल अंग तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए ये कोई ग्रंथि है, ये अपना हार्मोन इस अंग को देगी तो एक नलिका के माध्यम से देगी। नलिका में जा कर के ये क्या करता है? अपने हार्मोन के सिक्रेशन को सिक्रीट करता है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? ये अपना जो भी केमिकल सब्सटेंस रहता है उसको डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट कर देती हैं? ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं। ब्लड यानी रक्त में सिक्रीट कर देती हैं, और रक्त के माध्यम से जिस जिस अंग में जाता है, जहाँ पर इसको प्रभाव करना होता है वहाँ पे ये प्रभाव करता है। तो ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि। स्राव का मतलब होता है सिक्रीशन करना, कोई भी चीज़ निकालना। अंतः का मतलब अंदर, यानी नलिका के अंदर सिक्रीट करेगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि, और डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करेगा तो बहिःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि से क्या सिक्रीट करेगा? तो हार्मोन सिक्रीट करेगा। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अलग अलग कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की दवाई दी जाती है? तो गर्भ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से निकलता है, इसकी सिचुएशन क्या होती है, ये देख लीजिए। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। किस ग्लैंड का हार्मोन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अग्र पिट्यूटरी, जिसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि होता है और पश्च पीयूष ग्रंथि होता है। इस अग्र पीयूष ग्रंथि से टोटल 7 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, और पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं 2 हार्मोन। ये 7 हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन। अग्र से कितने निकलते हैं और पश्च से कितने निकलते हैं? अग्र से 7 और पश्च से 2। पहला कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन। तीसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। चौथा है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यानी ACTH। पांचवा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। छठवां होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और सातवां होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH। ये MSH जो होता है वो होता तो है पार्स इंटरमीडिया का यानी मध्य पिट्यूटरी का होता है, लेकिन इसको गिनते हैं हम अग्र पिट्यूटरी में ही। और पश्च पिट्यूटरी में जो निकलता है हार्मोन वो 2 होता है। पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको पूछे कि ऑक्सीटोसिन कहाँ स्थित होता है तो बताएंगे पश्च पीयूष ग्रंथि में स्थित होता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीटोसिन के 2 टारगेट सेल होते हैं। देखिए, कोई भी हार्मोन जो होता है वो एक टारगेट लेके चलता है कि हमको इस अंग पे अपनी पकड़ बना के रखना है, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएगा, हार्मोन सिक्रीट होगा किसी और जगह के लिए, चला जाएगा कहीं और, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसके लिए हर एक हार्मोन का अपना उसका टारगेट सेल दिया होता है, वो केवल उसी सेल पे अपना प्रभाव दिखाएगा। ज़्यादा होगा तो उसी को नुकसान करेगा, उसी अपने टारगेट सेल को। अगर कम होगा तो भी नुकसान या फिर फ़ायदा उसी टारगेट सेल को ही होगा। नहीं तो अगर कोई
अगर ऐसे नुकसान होने लगे तो एक हार्मोन की कमी या ना कमी की वजह से आपका पूरा बॉडी खराब होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर प्रोटीन की कमी है तो एक अलग सिम्टम दिखेगा, विटामिन की कमी है तो अलग सिम्टम दिखता है। तो यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक हार्मोन का एक टारगेट सेल होता है, वो केवल उसी पे प्रभाव डालेगा, बाकी किसी भी सेल से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है उसके 2 टारगेट सेल होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है मेल यानी पुरुष में भी पाया जाता है और फीमेल यानी महिला में भी पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का 2 टारगेट सेल होता है, बताया अभी। क्या होता है 2 टारगेट सेल? फीमेल का यूट्रस यानी गर्भाशय और दूसरा होता है ब्रेस्ट। ये दोनों इसके टारगेट सेल होते हैं। इनमें ये फंक्शन क्या क्या करता है? ये क्या करता है? दूध का स्रावण करने में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट से क्या करता है? दुग्ध का स्रावण करता है। तो पहला काम इसका होगा दुग्ध स्रावण करना। दूसरा काम इसका होता है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव को संकुचन और प्रेरित करता है। यानी जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसका जो यूट्रस का वॉल है वो सिकुड़ जाता है, तो वो उसको क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे डिलीवरी क्या हो, आसानी से हो सके। तो प्रसव में सहायता करता है, प्रसव में सहायता करता है और दुग्ध स्रावण करता है। और मदर एंड फीटस का यानी बच्चे का और माता का जो भी संबंध होता है, यानी जो भी उसका रिलेशन होता है, वो भी किससे होता है? ऑक्सीटोसिन से ही होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी छोटे से बच्चे को भूख लगती है, जब वो छोटा बच्चा बोल भी नहीं पाता है, फिर भी उसकी मदर को पता लग जाता है, तो ये होता है हार्मोन की वजह से। क्योंकि जब माता का जो बच्चा होता है वो भूखा होता है, तो माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्रावण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उनको पता लग जाता है कि उनका बच्चा भूखा है या फिर उसको कोई दिक्कत है। तो ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से। कहाँ पाया जाता है? पश्च पिट्यूटरी में पाया जाता है। इसके टारगेट कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यूट्रस होता है और ब्रेस्ट होता है। और ऑक्सीटोसिन का और कौन सा काम होता है? प्रसव में सहायता करता है और दुग्ध स्रावण में सहायता करता है। ये हो गई बात ऑक्सीटोसिन के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो अलग अलग पदार्थों का पाचन करता है, तो उसको पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्सर्जित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो पाचन रस वो सिक्रीट करता है उसको उत्तेजित कौन करता है? ये सब भी काम करने के लिए अलग अलग बंदे रखे हुए होते हैं। मतलब एक हार्मोन तो जो होता है वो तो काम करने के लिए रखा हुआ है ऑलरेडी, एक हार्मोन जो होता है वो होता है सबको उत्तेजित करने के लिए लगा पड़ा होता है। यानी उठाने के लिए कोई और, काम कराने के लिए कोई और सिग्नल देने के लिए कोई और सा हार्मोन रहता है। सबका काम डिवाइड है, इसीलिए तो बॉडी में कोई भी काम रुकता नहीं है, क्योंकि वर्कलोड बहुत कम होता है सबके पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सिक्रेटिन। राइट आंसर इज सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? याद कीजिए मैंने आपको बताया था एक सुंदर सी लड़की और गब्बर डाकू वाला कॉन्सेप्ट। तो मधुमेह रोग यानी डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्यों होगा राइट? क्योंकि इंसुलिन का काम होता है क्या? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना। ग्लूकोज से क्या बनाना? ग्लाइकोजन। ये इंसुलिन का काम होता है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना किसका काम होता है? ग्लूकागॉन। ये दोनों सिक्रीट कहाँ से होते हैं? पैनक्रियास से, यानी अग्नाशय से। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के ग्लूकोज को मतलब ग्लूकागॉन में चेंज कर देता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन से इंसुलिन में
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, करवा देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लूकोज की चेन को ही ग्लाइकोजन कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक लड़का है तो लड़का, दो लड़के हैं तो लड़के कह देंगे, लेकिन अगर ढेर सारे लड़के एक लाइन में हो जाएं तो क्या कह देंगे? इसको एक लाइन कह देंगे, लड़कों की लाइन। तो ऐसे एक ग्लूकोज होता है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज अगर एक ही लाइन में लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की चेन को तोड़ता है कौन? ग्लूकागॉन, और इसको मुक्त करता है ब्लड में, ताकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी ना हो। और इंसुलिन क्या करता है? अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको इकट्ठा करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। फिर जब कभी भी ज़रूरत होती है तो उसका ग्लूकागॉन क्या करता है? तोड़ करके वापस ब्लड में डाल देता है। ये काम होता है इंसुलिन का। कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में। किस कोशिका द्वारा सिक्रीट होता है? तो बीटा कोशिका द्वारा सिक्रीट होता है। इसके अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कौन सा बताया? ग्लूकागॉन। वो किस सेल से सिक्रीट होता है? तो अल्फा सेल से। ये मैं बार बार सिक्रीट नाम ले रही हूँ, तो सिक्रीट का मतलब आप समझ लिए निकलने से। सिक्रीट का मतलब होता है किसी भी जगह से किसी भी पदार्थ का निकलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, बाथरूम में जो शावर लगा होता है, बाथरूम में जो शावर लगा होता है तो उससे पानी क्या करता है? बाहर आता है। तो बस सेम थिंग होता है सिक्रीशन में भी। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चीज़ कहीं से सिक्रीट हो रही है तो इसका मतलब वो उस जगह से निकल रही है, जैसे शावर में से पानी निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो देखिए, पशु हो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, दूध का सिक्रीशन करने के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जो पशु होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, और जो मनुष्य होते हैं वो भी स्तनधारी होते हैं। तो दोनों में एक ही हार्मोन काम करेगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन के नाम से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंसुलिन के बारे में हम जानते हैं। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। किस सेल से सिक्रीट होता है? तो बीटा सेल से। सिक्रेटिन का काम भी हम जान चुके हैं। सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय रस को सिक्रीट होने के लिए उत्तेजित करता है। बचा एड्रेनलिन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ढेर सारा एक साथ पढ़ लिया जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक एक करते करते बारी बारी हम पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो इसके लिए थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। ग्रंथियों के बारे में आप थोड़ा जान लेंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं किसी मानव का शरीर यहाँ पे होता है दिमाग, यहाँ पे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे ऊपर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मस्तिष्क के थोड़ा नीचे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो कि एक सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी सीक्वेंस जान लीजिए। सबसे ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है? हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ही होता है पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क के थोड़ा नीचे होता है पीनियल ग्रंथि, और फिर आता है गले में, यहाँ पे होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के बाद आता है आपका अग्नाशय, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है वो आता है आपका लीवर से। ये हो गया स्टमक, ये हो गया लीवर। तो यहाँ पे आता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के ही पीछे होता है, ऐसा पंख जैसा। तो पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा
पीयूष ग्रंथि, तीसरा पीनियल ग्रंथि, चौथा थायराइड, पांचवा पैराथायराइड, छठवां अग्नाशय ग्रंथि, फिर आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वो भी आपका गले के थोड़ा सा ही नीचे होता है, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के लिए बना लेते हैं, इसकी मुंडी गायब कर देते हैं, मुंडी से हमको कोई काम नहीं है। यहाँ पे था एड्रिनल ग्लैंड था, यहाँ पे किडनी, किडनी होती है, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अधिवृक्र ग्रंथि। अधिवृक्र ग्रंथि के बाद होता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि बस इतना ही होता है। सबसे ऊपर कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि, पीयूष के बाद पीनियल, पीनियल के बाद थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद थाइमस, थाइमस के बाद आता है एड्रिनल, उसके बाद उसके पहले आता है अग्नाशय, अग्नाशय के बाद एड्रिनल ग्लैंड आता है, उसके बाद जनन ग्रंथियाँ आती हैं। पीयूष ग्रंथि में अग्र पीयूष और पश्च पीयूष से, अग्र पीयूष से 7 हार्मोन निकलते हैं और पश्च पीयूष से निकलते हैं 2 हार्मोन। पीयूष जो है छोटा है लेकिन काम बहुत भयंकर करता है। वो कहावत सुनी होगी ना, देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, तो ये कहावत फिट बैठती है पीयूष ग्रंथि के ऊपर। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आकार में सबसे छोटा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मोन का सिक्रीशन उसी ग्रंथि से होता है। 7, 2, 9 प्रकार की हार्मोन का स्रावण करता है अकेले पीयूष ग्रंथि, जो कि है सबसे छोटा। तो 7 अग्र पीयूष से सिक्रीट होते हैं और 2 पश्च पीयूष से सिक्रीट होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि सारे हार्मोन कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? पश्च पीयूष से सिक्रीट होता है। एड्रिनलिन जो होता है वो आपका सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड बोले तो अधिवृक्र ग्रंथि, जो कि किडनी के ऊपर टोपी जैसा होता है, किडनी के ऊपर होता है। ये मान लें हमारी किडनी, तो यहाँ पे होता है टोपी जैसा ग्लैंड, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसके भी 3 लेयर होते हैं। एड्रिनल यानी अधिवृक्र ग्रंथि के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से कौन कौन सा निकलता है वो हमको नहीं जानना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है एड्रिनलिन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और एड्रिनलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है मेड्यूला से। किसके मेड्यूला से? तो एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से सिक्रीट होता है। 2 प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन, कौन सा? एड्रिनलिन, और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन। दूसरा कौन सा होता है? नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, इन दोनों को ही क्या करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। यानी जब आप किसी अचानक से ऐसे गंभीर सिचुएशन में पड़ जाते हो, तो जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? एड्रिनलिन को जाता है। क्या कर देगा? आपकी हार्ट बीट को काफ़ी फास्ट कर देता है। जैसे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, जैसे मान लो आप चलते चलते जा रहे हैं, आगे सांप मिल गया तो क्या होगा? आप तुरंत भागेंगे। तो यानी फाइट एंड फ्लाइट, यानी देख के किसी भी अचानक सी स्थिति के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, ये संभावना या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आपकी एड्रिनलिन की। कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो कहाँ होता है? टोपी के जैसा होता है, किडनी के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? अभी हमने पढ़ा कि जितना भी माँ और बच्चे से रिलेटेड होगा वो सारा का सारा काम कौन करता है? यानी डिलीवरी से लेकर के, दूध पिलाने से लेकर के, और उनके कॉन्टैक्ट से लेकर के सारा का सारा डिपार्टमेंट किसका है? ऑक्सीटोसिन का है। कहाँ पाया जाता है ऑक्सीटोसिन? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में पाया जाता है। पश्च भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन है, एड्रिनलिन है, इंसुलिन है और सिक्रेटिन है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीटोसिन।
अभी तक इंसुलिन के बारे में जानते थे, सिक्रेटिन के बारे में जानते थे, एड्रेनलिन के बारे में भी अब जान गए। एड्रेनलिन क्या है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड के वो भी किस भाग से? तो मेड्यूला से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन में क्या है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, एड्रेनलिन, पीनियल। पीयूष ग्रंथि के बारे में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एड्रेनलिन के बारे में तो फाइट एंड फ्लाइट है। पीनियल जो है वो मस्तिष्क के जस्ट नीचे पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमने पढ़ा था गर्दन के क्षेत्र में पाया जाता है। यह थायराइड ग्लैंड के बारे में एक और विशेष बात है जो आप सबको याद रखनी है। क्या? कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? थायराइड ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? लीवर। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी बहिस्रावी क्या है? बता दिया है पहले ही। कौन होता है? लीवर। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि के साथ साथ सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। बहिस्रावी के साथ साथ ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये हो गई बहिस्रावी की बात। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष। तो थायराइड जो होता है वो तितली के आकार का होता है, गर्दन क्षेत्र में पाया जाता है। तितली के आकार का होता है, गर्दन क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसके बारे में क्या है? ये क्या करता है? कैल्शियम तथा फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ क्या करता है? तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये सब इंफॉर्मेशन हो गई थायराइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पीयूष, थायराइड, एड्रेनलिन, पीनियल। सारे ऑप्शन को देख लीजिए। पीयूष जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है, थायराइड गर्दन में, एड्रेनलिन किडनी के ऊपर टोपी भैया यानी एड्रिनल ग्लैंड में, और पीनियल मस्तिष्क के थोड़ा नीचे। तो राइट आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीयूष ग्रंथि जो होता है ये क्या है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनलिन और पीनियल। पीनियल नहीं होगा। एड्रेनलिन, इसको तो लड़ो और उड़ो कहते हैं। थायराइड नहीं। किस ग्रंथि को कहते हैं? देखन में चोट लागे घाव करे गंभीर। मास्टर जी यही हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आकार में सबसे छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कब सिक्रीट होना है, किसको कितना सिक्रीट होना है, इन सब का लेखा जोखा कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। तो जो लेखा जोखा लिखा पढ़ी वाला काम करता है वो उसको क्या कहते हैं? मास्टर ही कहते हैं। तो इसीलिए मास्टर ग्रंथि कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? तो मैंने बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो है वो किसके अंडर में काम करता है? पीयूष के। वो भी कौन से पीयूष ग्रंथि के? तो पश्च पीयूष ग्रंथि के। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि अग्र पीयूष ग्रंथि से या पश्च पीयूष ग्रंथि से, बस नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है गर्दन क्षेत्र में। एड्रेनलिन टोपी भैया यानी किडनी के ऊपर। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? ये क्वेश्चन है आपका रोग तथा निवारण से।
ऑप्शंस में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैडमियम, जिनॉन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कैडमियम। कैडमियम को हम डिनोट करते हैं किससे? सी और डी से। ये जो है एक बहुत ही जहरीली तथा भारी धातु है। जहरीली के साथ साथ क्या है? भारी धातु है। इसी के प्रदूषण से जब जल प्रदूषित होता है तो उसके कारण होता है इटाई रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि आपके बैक में भारी दर्द होता है, बैक पेन, यानी पीठ में बहुत भयंकर वाले दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? रेडियो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सिलिकॉन। राइट आंसर होगा आपका रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप थोड़ा सतर्क होकर आंसर दीजिएगा कि जब कारण पूछ रहा है तो कारण बताइए कि मलेरिया रोग कॉज होता है किसी और ऑर्गेनिज्म से और इसको फैलाता कोई और है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके कारण होती है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जाति की अलग अलग स्पीसीज भी होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम,
प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इतना डीप में नहीं जाना है, बस जान लीजिए कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और फैलता किसकी वजह से है, तो फैलता है मच्छर की वजह से। कौन सा मच्छर, एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर के कारण ये फैलता है। और बाई चांस मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा एक आंसर थोड़ा सा घुमा के बता दिया। मलेरिया में कौन सा रोग प्रभावित होता है, तो मलेरिया में यकृत के साथ साथ प्लीहा भी होता है। तो यहाँ पे मेन आंसर जो राइट आंसर होगा आपका प्लीहा, यकृत सेकंड नंबर पे आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे यकृत ना होकर के क्या हो जाएगा, प्लीहा यानी स्प्लीन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड यानी खून का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्त किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साल्मोनेला बैसिलाई। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से भोजन में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, इनमें से एक है साल्मोनेला बैसिलाई। साल्मोनेला के अलग अलग स्पीसीज होते हैं जो अलग अलग रोग कॉज करते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड कॉज करता है, साल्मोनेला बैसिलाई जो है वो क्या करता है, भोजन को विषाक्त बनाता है। एक तो साल्मोनेला हो गया, बाकी का भी देख लीजिए कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से भोजन विषाक्त हो जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया, कैम्पिलो बैक्टीरिया हो गया। फिर आता है आपका नोरा वायरस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके कारण भोजन क्या होता है, विषाक्त होता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साल्मोनेला बैसिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एलिसा जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ALISA, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये नाम है एक टेस्ट का जो कि होता है एड्स में। एड्स एक बीमारी होती है जो, देखिए एड्स जनरली होता क्या है, जब बहुत सारी बीमारियां आपको एक साथ हो जाती हैं, एड्स जनरली असर करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। जब आपकी इम्यूनिटी एकदम लो हो जाएगी तो छोटे से छोटी बीमारी भी आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी और वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है एड्स से प्रभावित है और ये एक संक्रामक रोग है। यौन संबंधों से या फिर अलग अलग प्रकार के संक्रमित पदार्थों से इसका संचरण होता है। इसका मुख्य संचरण का जो तरीका है वो होता है यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध से जो होता है एड्स का संक्रमण होता है। इसका पता लगाने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, एड्स। एड्स रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है जीवाणु, प्रोटोजोआ, गोलकृमि, विषाणु। अब खतरनाक बीमारी है तो इसको फैलाने वाला भी, इसको कॉज करने वाला भी खतरनाक ही होगा। तो इन सब में आपको सबसे खतरनाक क्या लग रहा है, विषाणु। तो राइट आंसर होगा इसका विषाणु। और कौन सा विषाणु होता है, तो HIV वायरस से एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब कमी होना, किसमें कमी होना, तो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में कमी होना। इम्यून सिस्टम का जनरली मतलब होता है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो होता है इम्यून सिस्टम। जैसे एक कंट्री में सुरक्षा बल अलग होता है, कृषि का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो सुरक्षा दल का नियंत्रण होता है वो करती है हमारी इम्यून सिस्टम। अब जब सुरक्षा बल ही आपका जो देश का जो सैनिक है वही कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी छोटा मोटा देश आपके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो सेम केस होता है एड्स के साथ। उसका वायरस कौन होता है, HIV जो होता है जो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक बना देता है, जिससे छोटी से छोटी बीमारी भी आपके ऊपर अटैक करके आपके ऊपर हावी हो जाती है और इससे शरीर का विकास रुक जाता है।
तो राइट आंसर होगा आपका विषाणु। कौन सा विषाणु? HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ कौन सा? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये होता है। और ये फैलता किससे है? कारण तो ये हो गया प्रोटोजोआ, और इसको फैलाता कौन है? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता ये मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में, अबिंदुकता जो होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आँख। हैजा रोग का कारण जीवाणु, हैजा रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? पास्चुरेला पेस्टिस, साल्मोनेला टाइफोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी। तो हैजा जो होता है इसका इंग्लिश में नाम होता है कॉलरा। तो कॉलरा जो होता है वो होता है विब्रियो कॉलरी से, विब्रियो कॉलरी जो कि क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो होता है वो आपका किया जाता है टाइफाइड के जांच के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद एड्स की जांच के लिए कौन सा? एड्स रोग के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। निम्न में से किस रोग में DPT वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप DPT का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर खुद दीजिएगा। DPT का फुल फॉर्म, D फॉर डिप्थीरिया, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर होता है पार्टूसिस, पार्टूसिस जिसको हम बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी, और T फॉर होता है टिटनेस। इतने रोगों के लिए DPT का वैक्सीन लगता है, और ये स्टार्ट होता है 2 महीने से लेकर के 18 महीने तक के बच्चों को लगता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगता है DPT का वैक्सीन। तो DPT में 3 बीमारियां आ गई, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्षय रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्षय रोग। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का मस्तिष्क यानी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B एंड विटामिन B12। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12, जिसमें होता क्या है? कोबाल्ट होता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन दिया है आपका विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B12 एंड विटामिन B। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर विटामिन B, ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम साइनोकोबालमीन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है रक्तक्षीणता तथा नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, यानी ब्रेन को ये प्रभावित करता है और रक्तक्षीणता कॉज करता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालमीन, और इस विटामिन में पाया क्या जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है।
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन सी। विटामिन सी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्यों विटामिन सी को ही घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है? क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपका निर्माण करता है कोलेजन फाइबर का, कोलेजन कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो घाव में जनरली होता क्या है कि ऊपर की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो जब नई कोशिकाएं बनेंगी तभी तो घाव रिपेयर होगा, और नई कोशिकाओं बनाने के लिए कोलेजन का बनना बहुत ज़रूरी है। और वो कोलेजन कौन बनाता है? विटामिन सी। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। विटामिन ई के बारे में एक और ख़ास बात, विटामिन ई जो होता है इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? वैसे तो विटामिन बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अगर बी पूछे तो विटामिन B1 का नाम बताते हैं, और इसका B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 टोकोफेरॉल जो होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे ये किस विटामिन का है? विटामिन ई का। थायमीन जो है विटामिन B1 का। रेटिनॉल जो है वो किसका है? विटामिन ए का। एंड साइनोक्विनॉन, साइनोक्विनॉन किसका है? साइनोक्विनॉन या फिर साइनोकोबालमीन ये होता है विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यकृत को। किसको प्रभावित करता है ये? यकृत को। हेपेटाइटिस में होता क्या है? हेपेटाइटिस होता किससे है? तो हेपेटाइटिस होता है वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यह क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन पचाने में सहायक होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संचित होता है? विटामिन ए जो होता है वो आपका स्टोर होता है लीवर में। लीवर बोले तो यकृत। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है। ऐसी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगर विटामिन ए की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये क्या होता है? इसको किस रोग से के नाम से जानते हैं? विषाक्तता। विटामिन ए की विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया स्टार्ट तो होती है मुंह से और ख़त्म होती है रेक्टम से। तो लेकिन अधिकांश पाचन क्रिया किस में होती है? तो वो होती है आपकी छोटी आंत में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 70 से 70% का जो डाइजेशन होता है वो आपका स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है छोटी आंत में ही। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार में होता है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज जो होता है वो पाचन करता है स्टार्च का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो देखिए, नाम के पीछे, हर एक एंजाइम के नाम के पीछे जो शब्द लगा हुआ है आप उसी से पहचान सकते हैं। एमाइलेज, एज जन, तो जन जिसके में लगा होता है यानी वो एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। जैसा कि मैंने बताया मुंह के लार में होता है एमाइलेज। ग्लाइकोजन एंजाइम नहीं है कोई, ये एक ग्लूकोज की चेन है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ट्रिप्सिन जो है वो करता है आपका प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है?
तो स्वप्न याद रखने के लिए कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B7। राइट आंसर है आपका विटामिन B6। इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया यानी रक्तक्षीणता, एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, किलोसिस होता है। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, ए और ई। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। आर से रेटिनॉल, आर से रतौंधी। प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में किस विटामिन की विशिष्ट भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का जमाने या फिर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसमें किस विटामिन की सहायता, किस विटामिन का ज़्यादा रोल होता है? तो वो होता है आपका विटामिन के। राइट आंसर होगा विटामिन के। इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन होता है। और ये क्या करता है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का सिक्रीशन करता है, जिससे चोट पर रक्त का थक्का जमने में आसानी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। विटामिन के की कमी से होता है थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो टोकोफेरॉल बताया, टोकोफेरॉल यानी जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि लीवर और किडनी जो होते हैं, लीवर और किडनी मिल करके विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। लीवर और किडनी मिलके विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं और इसका एक्टिवेटेड फॉर्म जो है उसको हम नाम देते हैं कैल्सीट्रायोल, जो कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। तो निकला तो विटामिन डी से ही है, तो इसीलिए हम विटामिन डी को ही क्या मान लेते हैं? हार्मोन। ये किससे निकलता है विटामिन डी, यानी इसका हार्मोन वाला रूप कौन सिक्रीट करता है? तो लीवर और किडनी मिल करके करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? तो राइट आंसर होगा आपका मूंगफली। ये प्रोटीन का और फैट का, वसा का, दोनों का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। सोयाबीन में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है? तो प्रोटीन जो होता है, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी कि ये शरीर की छोटे छोटे ज़रूरतों को क्या करती है? पूरा करती है, छोटे छोटे इकाइयों का निर्माण करती है, जिससे पूरी शरीर का निर्माण होता है। तो उस छोटी इकाई में ऊतक भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन सेल का निर्माण करती है, सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से पूरा शरीर का निर्माण होता है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है? तो जो पोषक तत्व शरीर का निर्माण करेगा, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग जो होता है वो होता है आपका केसीन प्रोटीन से।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केसीन। क्यों होता है सफ़ेद रंग? क्योंकि केसीन में जो होता है कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीसेल। इन दोनों को मिश्रित रूप में हम क्या कहते हैं? मीसेल। जब इस मीसेल पे प्रकाश पड़ता है, जब इस मीसेल पे क्या होता है? प्रकाश पड़ता है, तो ये अपवर्तित होकर क्या हो जाता है? बिखर जाता है, जिससे हमें क्या करता है? दूध का कलर सफ़ेद दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? तो रेनिन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। केराटिन जो होता है प्रोटीन, वो पाया जाता है नेल में और बालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क। इस पे एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। इसी में जब सूजन आ जाता है तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मेनिंजाइटिस में होता क्या है? भारी सरदर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो राइट आंसर होगा आपका कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और सिक्रेटिन। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही हैं। एड्रेनलिन भी सही है और कॉर्टिसोल भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही हम मानेंगे कॉर्टिसोल को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।